हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। फटाफट से स्वागत आप लोगों का। रिप्लाई कीजिए गाइस फटाफट से। ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? बताओ हाँ या ना। टेल मी, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है और क्या हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं? वीर प्रताप, नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा है? वेलकम। हाँ जी, तो स्टार्ट करें बेटा। संतुष्टि, आराध्या, अदिति, रोशनी, सिद्धार्थ, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अपने सेल ऑफ गुड्स वाले पार्ट में वारंटी कंडीशन कर ली थी। कोई डाउट हमारा था किसी को? क्या लास्ट पार्ट तक कोई डाउट किसी बच्चे का? बेटा बताओ, क्या वारंटी और कंडीशन में कोई डाउट किसी को है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। और आज एक और शानदार, एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है अनपेड सेलर। नो सर, नो सर, नो सर। कौशल यस, आज की अदालत शुरू करते हैं बेटा। चलो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो क्लास को, ताकि बाकी बच्चे भी कनेक्ट कर ले बेटा। आओ भैया आओ, लिखो, हेडिंग बनाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं अनपेड सेलर। अनपेड सेलर बेटा याद करो, ए प्लस कैटेगरी के अंदर हमारे पास में वारंटी कंडीशन के बाद ये टॉपिक सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी पे आता है। और याद करो, लास्ट टाइम में जो एग्जाम में भी आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1। सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइन द टर्म अनपेड सेलर। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अनपेड सेलर क्या होता है, कौन कौन से उसके राइट्स हैं, इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं भी प्रेजेंट हूँ आपकी क्लास में। थैंक यू सारुद सर बेटा, वेलकम। यस, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। रिया गुड मॉर्निंग। गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत सही जा रहा है। गुड मॉर्निंग। हाँ, कौशल इसके बाद चालू करेंगे कैविट एम्प्टर बेटा। वो इतु तो टॉपिक है, वो अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके कौशल, छोटू छोटू टॉपिक को बाद में अलग से स्टार्ट करेंगे। चले आओ, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट गाइस। लिख लो, इस पे बनाओ तारे सितारे, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, दैट इज अनपेड सेलर। तो किसे कहते हैं अनपेड सेलर? बात यही से चालू होती है। किसे कहा जाएगा अनपेड सेलर? मतलब एक सेलर अनपेड कब कहलाएगा? इसको लेके लोग बोलते हैं इसका मतलब सर सेलर को पैसा नहीं मिला। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं, बट क्या प्रैक्टिकली लीगली उसका मीनिंग यही होता है? नहीं होता। एक्चुअली अनपेड सेलर का प्रैक्टिकल लीगल मीनिंग क्या है? हाँ जी, हाँ सर, कभी भी स्टार्ट कीजिए, अभी तो पढ़ना है। वेरी गुड क्वेश्चन, यही चाहिए बेटा। देखो गाइस, लिखते हैं। अब लॉ ने अनपेड सेलर को लेके क्या डेफिनेशंस दी है वो हम बात करते हैं। लिखो गाइस, नोट करते हैं। लिखो, ए सेलर इज डीम्ड टू बी सैड। लिखना चालू। ए सेलर इज डीम्ड टू बी सैड, क्योंकि इन्हीं नोट्स को आपको आंसर में फ्रेम करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सेम नोट्स हमारे पास हमारे आंसर के पार्ट बन सकते हैं गाइस, ठीक है? हाँ सर, आपको हम नहीं देखते तो हमारा मन नहीं लगता। उस्ताद बेटा, मेरा भी नहीं लगता। दिविशा, लेट हो गई, कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू करो। ए सेलर डीम्ड टू बी सैड एंड अनपेड सेलर। लिखते रहो, फिर पूरा पार्ट समझ लेंगे। एक सेलर को अनपेड सेलर कहा जाएगा कब? लिखो दो बातें। पहली बात, लो ने दो बातें दी। पहला बोला, लिखो, व्हेन होल ऑफ द अमाउंट, व्हेन होल ऑफ द अमाउंट, होल ऑफ द अमाउंट मतलब प्राइस, हैज नॉट बीन पेड। सर ये तो बेसिक बात हो गई। हाँ, हैज नॉट बीन पेड, लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेलर को उसके सामान का पूरा होल प्राइस पे ना हुआ, कुछ भी पार्ट अगर बचा हुआ है ना, दैट सेलर विल बी टर्म्ड एज अनपेड सेलर। पहला मीनिंग। दूसरा, या फिर दूसरा केस क्या है? और में लिखो, क्योंकि ये तो पता है आपको। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, और क्या है? और लिखो, ए प्रोमिसरी नोट, ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज BRBP। A promissory note or bill of exchange has been made. A promissory note or bill of exchange made as a conditional payment.
या फिर बायर ने उसे क्या दिया, कोई प्रोमिसरी नोट, कोई बिल दिया हो, कोई चेक दिया हो, ठीक है, एज ए कंडीशनल पेमेंट कि भैया एक काम करो, चेक ले लो, आज का नहीं 10 दिन बाद का डेट डाल देता हूं चेक के ऊपर, आप चेक ले लो मुझसे। और क्या किया, कंडीशनल पेमेंट के रूप में उसे वो पेमेंट दिया, लिखो एंड विच हैज बीन डिसऑनर्ड। और लेकिन क्या हुआ, पेमेंट तो नहीं मिली, क्या हो गया, वो हो गया डिसऑनर। जो आपने चेक वगैरह दिया था पेमेंट के लिए बायर ने, वो हो गया डिसऑनर, बैंक ने पेमेंट करने से मना कर दिया। तो एट द एंड सोचो, क्या सेलर को पैसा मिला? सोच के देखो, क्या इस कंडीशन में भी सेलर को पैसा मिला? हाँ स्टार, स्टार तो ऐसी बातें मत कर, लिख ले बेटा, मत लिख, चल कोई नहीं, हाँ, मुझे पता तूने नोटिंग कर रखा है इसलिए। यस, वेरी गुड कौशल, लाजवाब बेटे। तो दो बातें आई बेटा, पहले मीनिंग की बात करेंगे, फिर आएंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, बिकॉज इन दिस टॉपिक द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में उस पर क्वेश्चन मिलता है, ध्यान रखना, एग्जाम में उस पे क्वेश्चन पक्का मिलेगा। राइट्स पे आता है क्वेश्चन, अराउंड 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और आता है बार बार। अभिषेक गुड इवनिंग बेटा। तो दो बातें आई बेटा, पहली बात निकल के आई कि सर अनपेड सेलर होता कौन है। अब मीनिंग समझते हैं, अब लिख लिया, सुन लो, समझ आता हूं। बोला किसी भी सेलर को, डी मतलब होता है माना जाएगा, किसी भी सेलर को अनपेड सेलर माना जाएगा। कब माना जाएगा? बोला जब या तो पूरा का पूरा प्राइस, होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, बायर ने पैसा दिया या नहीं दिया या कम दिया, एट द एंड सेलर के पास अगर उसके सामान का पूरा पैसा नहीं पहुंचा, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। ये तो पता रहा, बेसिक बात थी। लेकिन नंबर 2, हो सकता है कि बायर ने क्या किया, पेमेंट के नाम पर प्राइस की जगह कोई चेक दे दिया, कोई बीआर या बीपी दे दिया, कोई बिल दे दिया, ठीक है, कोई चेक दे दिया, और वो क्या हो गया, विच हैज बीन डिसऑनर्ड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंडीशनल पेमेंट। क्या होता है गाइस, क्योंकि नॉर्मली आप बिल्स वगैरह पे, चेक वगैरह पे डेट लिख देते हो कि भैया आज की नहीं, मैं आपको 2 दिन बाद की डेट दूंगा, 10 दिन बाद की डेट दूंगा। तो होता क्या है, वो कंडीशनल है, कितने दिनों के बाद ही आप पेमेंट पे लगा पाओगे। अगर मैंने किसी को चेक दिया और मैंने बोला अगले महीने की 2 तारीख को आप चेक, आपको डेट दे रहा हूं, तो मतलब चेक कब लगेगा, 2 तारीख के बाद ही लग सकता है, रिमेंबर, उस डेट पे लग सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दिया था सेलर को पैसा, कैसे, बाय थ्रू चेक, कोई बिल्स के थ्रू, और बाद में वो क्या हो गया, अगर वो बैंक में लगाया और वो हो गया डिसओनर, तो एट द एंड बायर के, सेलर के पास पैसा नहीं पहुंचा। तो दोनों ही केसेस के अंदर ये है लीगल मीनिंग, और ये आपको यही याद रखना है। अपना मीनिंग नहीं लिख के आओगे बेटा गलती से भी, अपना मीनिंग नहीं लिखना है। तो क्या बोलेंगे, दैट सेलर इज डीम्ड टू बी सैड एंड अनपेड सेलर। बोलो मीनिंग क्लियर हुआ? और नाराय को इतने बच्चे देख रहे हैं, फटाफट कम से कम अटेंडेंस तो लगा दो क्लास में आते ही, अटेंडेंस तो क्लास में आते लगा दिया करो तुम लोग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो अनमोल, अनमोल आप अच्छे बच्चे हो, इसलिए आपको अच्छा लगता हूँ बेटा मैं, थैंक यू। महक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग महक, जवाब दो बेटा। हाँ, गुड इवनिंग अभिषेक बेटा। क्या ये मीनिंग क्लियर है अब, अनपेड सेलर वाला पार्ट? और क्या मैं इस पार्ट पे आगे बढ़ूं? अब बहुत सारा का मन में आ रहा है अटेंडेंस का मतलब क्या है। अटेंडेंस का मतलब लाइक बेटा, लाइक, कम से कम वीडियो को तो लाइक करो, ताकि बाकी बच्चे देख के बोले अच्छा कुछ तो अच्छा पढ़ा रखा होगा इसलिए बच्चों ने लाइक किया। लिखो, तो हेडिंग बनाओ और लिखो। अब आता है इसका असली पार्ट, जिसके अंदर मिलेगा आपको मसाला ही मसाला। देखो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना बेटा, वो अनपेड सेलर के मीनिंग पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको राइट्स के ऊपर। क्योंकि एक्चुअली एक बात बताओ, सोचो सोचो, बेचारा एक भोला भाला सेलर मेरी तरह, है ना, उस बेचारे ने अपना कोई सामान बेचा, सर्विस दी, कोई गुड्स बेची या कोई सर्विस दी, ठीक है। अब बेचारे ने कोई सामान बेचा, लेकिन सोचो उसके पास अगर पैसा नहीं मिला, उसको अपनी सर्विस या सामान देने के बाद भी उसे अगर उसका प्राइस रिसीव नहीं हुआ, तो बेचारा रोएगा ना, रोएगा ना, आंखों से बेटा खून के आंसू निकलेंगे उसके, तो देख रहे हो, आंखों से खून, गंगा यमुना बह जाएगी नीचे, तो वो रोएगा। तो अब बताओ क्या करेगा। अब लो तो हमारा किसी को रोते हुए नहीं देख सकता ना, तो लो क्या बोलता है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर किसी सेलर को उसका प्राइस नहीं मिला या उसे अनपेड सेलर का नाम दिया गया, हाँ, तो उस केस में, यस कौशल एग्जैक्टली, तो उस सिचुएशन में अनमोल कह रहा है ओनली बुक की लैंग्वेज ही नहीं बेटा, अनमोल, अनमोल बुक नहीं, एक्ट की लैंग्वेज। आपकी जितनी भी बुक्स आपको मिलती हैं, जितनी बुक आप देखते हो, इवन योर मॉड्यूल, ये सारा का सारा हमारे बेयर एक्ट से बनता है। लो की कोई भी किताब
लो की कोई भी बुक जो होती है बेटा वो बेयर एक्ट से बनती है। बेयर एक्ट जहां पर आपके कंप्लीट लो का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कच्चा चिट्ठा बोलते हैं उसको, उसी से प्रोविजन निकाल निकाल के अलग से बुक बनाई जाती है। इवन मॉड्यूल भी आपका इंस्टीट्यूट भी उसको वैसे रेडी करता है। समझ में आया? तो इसलिए उसी लैंग्वेज को हम कंटिन्यू करते हैं। जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा वो नोट्स वही हैं, आपकी लीगल लैंग्वेज के पार्ट बस एक सिस्टमेटिक वे में लिखवा रहा हूं, ताकि आपके क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सको कि आंसर क्या रहने वाला है। ओके, हाँ, लो सबको इंसाफ देगा, रोशनी करे एग्जैक्टली। यस, थैंक यू सर। तो क्या हुआ भाई, अब अनपेड रोएगा तो लो क्या बोला, रो मत, मैं हूं ना तेरे पास में। तो मैं हूं के अंदर क्या, तो लो ने क्या किया, लो ने बोला कि अगर कोई सेलर अनपेड सेलर होता है या अगर किसी सेलर को उसका प्राइस नहीं मिलता है, तो लो बोला टेंशन नहीं लेने का, अपन तेरे को राइट देगा। तो राइट में क्या देगा, राइट में उन्होंने दिए दो राइट्स। लो ने अनपेड सेलर को दो राइट्स दिए बेटा। दो मेजर राइट्स है, कौन कौन से, फर्स्ट लिखो, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द गुड। पहला राइट दिया राइट अगेंस्ट द गुड्स, कि गुड्स के अगेंस्ट में राइट दिया। दूसरा राइट दिया राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द बायर। बस ये राइट मिलने के बाद तो खुश हो गया वो, दो राइट दिए लो ने, और ये रियल राइट है बेटा। तुम सिर्फ बुक नहीं पढ़ रहे हो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो आप लो पढ़ रहे हो बेटा वो प्रैक्टिकली ऐसा का ऐसा हम सब पर एप्लीकेबल है। तो लो ने क्या दिया, लो ने दो राइट दिए, वन इज राइट अगेंस्ट द गुड्स, जो सामान आपने बेचा रहा उसके अगेंस्ट में राइट, और राइट अगेंस्ट द बायर, जिसको बेचा गया उसके अगेंस्ट में। और इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है बेटा ये वाला पार्ट। इसके ऊपर तो लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके पार्ट के ऊपर आते हैं। बायर वाले पार्ट के ऊपर क्वेश्चन अगर बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत अपने पास सेकेंडरी मोटी पार्ट में आता है। तो अब बात आई कि राइट अगेंस्ट द गुड्स में कितने राइट है, सुनते रहो, लिखो तीन राइट है, तीन राइट है। पहला लिखो राइट ऑफ लीन, द फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ लीन, LIEN, लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द गुड्स। दूसरा लिखो, अभी पूरा लिखवाऊंगा पार्ट। सेकंड इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेलर चाहे तो ट्रांसपोर्ट में निकले हुए माल को रोक सकता है। सेलर चाहे तो लीन मतलब गुड्स को, अपनी गुड्स की पोजीशन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। एंड थर्ड इज राइट टू रीसेल, सेलर चाहे तो, अनपेड चाहे तो सामान को दोबारा किसी और को बेच सकता है। ये तीन राइट है जो हम बोलते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स वाले पार्ट में। बायर में अलग से राइट आएंगे, उसमें सिर्फ डिफरेंट राइट है। बायर पे केस डाल सकते हो, क्योंकि सबको सिंपल सी बात, आप किसी गुड्स के अगेंस्ट में केस डाल सकते हो कि मैंने इस वाले सामान पे केस डाल दिया, ये थोड़ी होता है। केस का राइट कहां मिलेगा, जहां पे इंडिविजुअल को इंसान सामने खड़ा है। तो मतलब इस वाले पार्ट में आपको केसेस डालने के राइट मिलते हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हिच इज राइट अगेंस्ट द गुड्स। स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ। कर मोहब्बत का नालायक। सर प्यार मोहब्बत वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, है ना? अगर लोगों को तू अपने दिल से ऐसे हाथ रख के देखेगा ना, तुझे सच्ची मोहब्बत यही लगेगी बेटा। तू इससे कर ले मोहब्बत, ये रो रहा है इससे कर ले, चल आ जाना लायक, आगे आओ। चलो लिखते हैं, तो हेडिंग बनाओ, बताओ यहाँ इनको मोहब्बत चाहिए, जूते पड़ेंगे बेटा मोहब्बत के नाम पर, लिखो। तो हम पढ़ने वाले हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स वाले पार्ट में। हमारा पहला राइट बनता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई राइट अगर है वो यही वाला है बेटा। तो नोट करो, हेडिंग लिखो, द फर्स्ट राइट इज, लिखो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन। इसको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बार बार आता है, इसलिए इस पार्ट को पढ़ना जरूरी है। तो आइए लिखते हैं इस बारे में। तो किसे कहते हैं राइट ऑफ लीन और कब मिलता है, ठीक है? किसे कहते हैं राइट ऑफ लीन, कब मिलता है? हाँ रोशनी, चलो सुनो, किसे कहते हैं गाइस? तो लीन का मतलब होता है बेटा राइट टू रिटेन, राइट टू रिटेन दी पोजीशन ऑफ गुड्स। पोजीशन का मीनिंग क्या सीख के आए थे? कंट्रोल को बोलते हैं। टाइटल का मतलब सीख के आए थे, ओनरशिप को बोलते हैं। तो लोग कहते हैं भाई अगर किसी सेलर को पैसा नहीं मिला तो उसको मैं पहला राइट देता हूं कि वो जो उसने सामान बेचा है या उसकी पोजीशन में रखा हुआ है उसके कंट्रोल को अपने पास ले सकता है, ले सकता है। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, मैं रिप्लाई कर रहा हूं, सुनना। जो लोग अपनी गाड़ी वगैरह लेते हैं, कार वगैरह लेते हैं, लोन पे कार ले लेते हैं, फाइनेंस करवा लेते हैं,
तुमने कभी सुना है जब अगर बायर ने पैसा नहीं दिया, अपनी ईएमआई टाइम पे नहीं भर रहा था, नोटिस मिला, नोटिस के बाद भी फिलअप नहीं किया, फिर भी उसने बाउंस पे बाउंस कर रहा है, पेमेंट देने से साफ मना कर दिया, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, बैंक क्या करता है बताओ, क्या करता है? बैंक उसकी वो गाड़ी उठा लेता है ना? और वो उसका लीगल राइट है बैंक का, पता है ना बात? वो बैंक का लीगल राइट है गाइड्स। हाँ जी, यस, अरे वाह क्वेश्चन, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह बेटे, शाबाश। तो लिखते हैं इस बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ लीन गाइस, पहले के बारे में लिखते हैं इसके बारे में। लिखो वेदर, वेदर इट मींस, पहले मीनिंग लिखते हैं इसका। इट मींस, इसका मतलब लिखो, इट मींस राइट टू रिटेन, इट मींस, इसका मतलब होता है राइट टू रिटेन, रिटेन मतलब होता है अपने पास रखना, रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। बेटे लो ने बोला अनपेड सेलर को कि तू चाहे तो गुड्स की पोजीशन को अपने कंट्रोल में ले सकता है, गुड्स की पोजीशन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। द फर्स्ट राइट इज राइट टू रिटेन, दैट इज राइट टू लीन मींस गुड्स की पोजीशन को अपने कंट्रोल में लेना। और ये कब हो सकता है, लिख लो, लिखो वेदर, नोट करो इसके नीचे, लिखो वेदर, वेदर द पोजीशन ऑफ गुड्स, चाहे गुड्स की पोजीशन सेलर के पास थी या नहीं थी, where the possession of goods is transferred to the buyer is समझाऊंगा, लिखते रहो, पूरा समझाने वाला हूं, डिटेल में बताऊंगा इस पार्ट को। the possession of goods is transferred to the buyer, transfer to the buyer or not, आपने बायर को पोजीशन ट्रांसफर की हो या ना हो, लेकिन अगर पूरा प्राइस नहीं मिला तो अनपेड सेलर आपकी गुड्स के कंट्रोल को अपने पास ले सकता है, याद रखना। इसलिए किसी का सामान जब लो ना तो उसका प्राइस पे कर दो भाई साहब, अगर प्राइस पे नहीं किया तो याद रखना उस सेलर के पास में राइट होता है, हक होता है लीगली कि वो आपकी गुड्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है दोबारा से। तो क्या बोला पढ़ना सर, चाहे पोजीशन ट्रांसफर हुई हो या ना हुई हो, अगर हो गई तो भी ले लेगा और उसके पास ही तो देगा भी नहीं आपको गुड्स। तो क्या बोला, लिखो नीचे, अब इसमें लाइन लिखते हैं नीचे, इसी में लिखो नीचे, लिखो द सेलर, दैट इज द अनपेड सेलर, the unpaid seller can retain the possession of goods, can retain the possession of goods, possession of goods in the following cases। कौन कौन से केसेस है जहां पर, जिन केसेस में एक अनपेड सेलर आपकी गुड्स की पोजीशन को अपने पास ले सकता है, वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर अनपेड सेलर आपकी गुड्स की पोजीशन को अपने पास ले सकता है। तो बताओ पहले यहां तक क्या लिखा मैंने, रिपीट कर रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं, समझना ध्यान से बात को, है ना? पहले बात समझना, राइट ऑफ लीन मतलब भाई गुड्स की पोजीशन को रिटेन करना, विच मींस अनपेड सेलर जिसको पैसा नहीं मिला वो आपकी गुड्स की पोजीशन को अपने पास ले लेगा, नंबर वन। नंबर टू, चाहे गुड्स की पोजीशन आपने ट्रांसफर की थी बायर को या नहीं की थी तब भी लेने का राइट बनता है। नंबर थ्री, भाई अनपेड सेलर किस किस केसेस के अंदर आपकी गुड्स की पोजीशन को रिटेन कर सकता है, इट मींस उसका राइट ऑफ लीन कब कब बनता है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर, या ये प्रैक्टिकल सीखने वाली बात है भाई साहब। सोचो, लो ने लिख दी बकायदा, ठीक है, बट क्या ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्या कि हमें पता हो कि सेलर को अगर पैसा नहीं मिला तो वो किस किस केस में, किस किस सिचुएशन में हमारे सामान को अपने पास रखने का राइट रखता है। तो नंबर वन आता है, लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखो, लिखो व्हेन द गुड्स, फर्स्ट लिखो द गुड्स हैज नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। सबसे पहले लोगों ने बोला कि अगर सामान उधार पे दिया गया ना हो, द गुड्स, लिखो द गुड्स हैज नॉट बीन सोल्ड, द गुड्स हैज नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। लोग कहता है भैया पहली बात तो ये, क्या पहली बात तो ये कि जो गुड्स बेचा गया हो, जो सामान बेचा गया हो वो उधार पर बेचा गया ना हो। द गुड्स हैज नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर एक बात बताओ, अगर किसी सेलर ने किसी बायर को टाइम पीरियड दिया था कि भाई 6 महीने का टाइम पीरियड है, 6 महीने बाद पेमेंट दे देना, यू विल हैव ए 6 मंथ्स क्रेडिट पीरियड। तो जब आपने, जब सेलर ने खुद चल के बायर को 6 महीने का पेमेंट का क्रेडिट का टाइम पीरियड दिया, तो क्या उस दौरान, क्या उस टाइम पीरियड के दौरान उसके पास ये राइट है
कि वो उस गुड्स को रिटेन कर सके? तोशिफ बेटा, इससे पहले चैप्टर कौन सा बेटा? सीक्वेंस, टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूं तोशिफ बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक। हमने कैटेगरी बनाई थी बेटा फर्स्ट क्लास के अंदर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, पूरे एक्ट में पार्ट्स को डिवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम उसको। हर पार्ट कवर हो रहा है बट एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कवर हो रहा है बेटा, ठीक है? एक तो एक स्पैम कर रहा है, बताओ। हाँ, एक ही मैसेज मत लिखो बार बार। हाँ जी, वेरी गुड कौशल। तोशिफ क्लियर है बेटा? तोशिफ ठीक है। तो बताओ भैया, पहले वर्ड समझ में आया? जवाब दो इस बात का, क्या अगर 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था बायर को, और बायर को अगर 6 महीने का टाइम पीरियड मिला, तो क्या उस टाइम के दौरान सेलर के पास ये राइट है कि वो उस गुड्स की पोजीशन को रिटेन करे दोबारा से? सोचो सोचो सोचो, बताओ। टन टन। तोशिफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे बेटा अभी। सीए फाउंडेशन वाले बैच में हम अपना सेल ऑफ गुड सेट कर रहे हैं। सीएमए फाउंडेशन का जो बैच 12 बजे होता है, उसमें हम अपना कौन सा कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट एक चला रखे हैं मैंने दोनों बैचेस के अंदर, ठीक है? लेकिन होगा सब में पूरा कवर। नो 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 नो, एग्जैक्टली नहीं कर सकता। तो वही लोगों ने बोला कि भैया पोजीशन लेने का राइट कब है? कि जब सामान को, गुड्स को उधार पर बेचा गया ना हो, नंबर वन। नंबर टू लिखो बी पार्ट। तो बी में क्या है सर? अगर बेच दिया हो तो क्या? तो लिखो नंबर टू, लिखो कंडीशन नंबर टू, द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। लिखो द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, सामान को उधार पर बेचा गया। लिखो बट, लेकिन, किंतु, परंतु, बट द क्रेडिट टाइम पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड। ये क्या बोल दिया? बोला भैया सिंपल सी बात, पहली बात तो उधार पे बेचा गया ना हो, क्योंकि उधारी का टाइम जब तक दे रखा है, क्रेडिट का टाइम जब तक दे रखा है, उस टाइम तक राइट नहीं है। लेकिन दूसरा केस बोला, अगर क्रेडिट पे बेच भी दिया गया और जो क्रेडिट का टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो गया, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड। जो टाइम आपको दिया गया था, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, वो अगर एक्सपायर हो गया तो भी अनपेड सेलर के पास ये राइट क्रिएट हो जाएगा। बोलो दोनों क्लियर हो गए? हाँ, मैडी टच, हम भी आ गए। वेलकम बेटा, वेलकम, स्वागत है आपका। लो जी, हम भी आ गए, वेरी गुड, वेलकम। आ गए तो अटेंडेंस भी लगा दो। बोलो क्लियर है दोनों पॉइंट्स? हाँ, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किनीज है। हाँ, जेएम किनीज। चलो नलायक, तुम उसको छोड़ो, पढ़ लो इसको। बताओ कहां घुस रहे हो? इकोनॉमिक छेड़ने का यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ लो पढ़ेंगे सिर्फ। चले, यस सर, क्लैरिटी है दोनों पॉइंट्स में। तो दो कंडीशन सामने है गाइस, सुनो ध्यान से, पूरा चेन समझ रहे हो? किसे कहते हैं? अनपेड सेलर। नंबर वन, क्या राइट दिए? दो राइट्स मिले, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स में फर्स्ट राइट है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन मींस द अनपेड सेलर कैन रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स इफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, ठीक है? बट इन विच केसेस? देयर आर 3 केसेस, दो हमने लिख लिए, कि सामान क्रेडिट पे ना बेचा गया हो, नंबर वन। नंबर टू, क्रेडिट पे बेचा गया हो और जो क्रेडिट का टाइम पीरियड दिया था बायर को, उसने उस टाइम पीरियड में भी पैसा नहीं दिया, तो भैया ये राइट वहां पर क्रिएट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? हाँ, हाँ, नहीं तो और क्या शाहरुख साहब, लोग की दुनिया में वो गुजारा है, लोगों का सत्संग चलता है बेटा हमारा। तो आओ थर्ड सी लिखते हैं। थर्ड पार्ट लिखो सी ऑप्शन। थर्ड कंडीशन कौन सी है? लिखो व्हेन दी बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। और जो लिख रहे हो वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है बेटा। व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो आज मैं आपको एक वर्ड और बताऊंगा, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं, या आप मुझे बताओ किसको बोलते हैं? व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, उस केस में भी अनपेड सेलर गुड्स को रिटेन करने का राइट रखता है। तो कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? हमको पता है, हमको पता था, बताओ ना क्या होता है मीनिंग। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? किसे कहते हैं इंसॉल्वेंट? बताओ, आज देखते, चलो लेट्स सी, जिसने पढ़ा हुआ लोग याद आएगा। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? किसे कहेंगे इंसॉल्वेंट? क्योंकि लॉ ने तो बोल दिया, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो अनपेड सेलर उस सामान को अपने कंट्रोल में ले सकता है। हाँ, बताओ बेटा, मत कनेक्ट करना, काहे तू ऐसी बातें कर रहा है? यस, रिया कह रही है लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स। यस, हाँ, इंसॉल्वेंट का मतलब
भिखमंगा होता है, नाइस। वेरी गुड कौशल, जो मैं ऐसा नहीं दिया। अच्छा एक बात समझना, लेट मी टेल यू द रियल मीनिंग, और आज के बाद में इस मीनिंग को भूलना मत, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट वही है जो बताने वाला हूं अभी आपको मैं। अब क्या क्या पढ़ा है वो समझा रहा हूँ, क्या चेन में पढ़ा है, समझना कैसे याद रखना है, क्योंकि एक्चुअली ये वर्ड बार बार आएगा, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ इस वर्ड को। तो लो ने बोला अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी, तब भी अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो राइट ऑफ लीन रखता है, दैट मीन राइट टू रिटेन दी पोजीशन ऑफ गुड्स रखता है, वो गुड्स की पोजीशन अपने पास रख सकता है। तो इंसॉल्वेंट का नॉर्मल मीनिंग क्या जानते हैं हम लोग? हम नॉर्मल मीनिंग जानते हैं इंसॉल्वेंट का मतलब व्हेन द अमाउंट ऑफ डेट, जब किसी भी पर्सन की अमाउंट ऑफ डेट मतलब लोन की अमाउंट, लाइबिलिटी की अमाउंट एक्सीड, एक्सीड मीन ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ असेट्स, अगर किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी की अमाउंट उसकी संपत्ति से ज्यादा हो जाती है, तो नॉर्मली लोग उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं कि दिवालिया निकल गया, दिवालिया बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। बट क्या यही मीनिंग निकल के आता है इसका? ये मीनिंग सिर्फ ये जानने के लिए है गाइस कि डेट अगर असेट से ज्यादा हो गई, लाइबिलिटी अगर असेट ज्यादा हो गई, तो इंसॉल्वेंट है। एक बात बताओ, पूछता हूं, रिप्लाई करना। अगर मैं कहता हूं मेरे पे लोन ज्यादा हो गया और मेरी संपत्ति कम है, तो क्या मुझे अब इंसॉल्वेंट कहोगे? सोचो। अगर मैं कहूं किसी महीने, किसी दो एक किसी साल में मेरे पास में मेरे लोन का बर्डन ज्यादा है और मेरे पास संपत्ति कम है, तो क्या मैं इंसॉल्वेंट कहलाऊंगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? बोलो बोलो, क्योंकि एज पर दिस तो मीनिंग वही निकल के आया कि सर आप इंसॉल्वेंट हो। कौशिक कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होगा। रिया हाजिर, ये बताओ। नो 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 नो। तो फिर कैसे ये मीनिंग अप्लाई हो सकता है कि डेट की अमाउंट अगर असेट से ज्यादा हो जाए तो इंसॉल्वेंट है? तो लॉ ने इस बात को क्लियर किया, लॉ ने इस बात के ऊपर क्लैरिटी दी बेटा, और क्लैरिटी देके ये बोला कि भैया इंसॉल्वेंट तब कहोगे व्हेन द कोर्ट पासिस, व्हेन द कोर्ट पासिस, जब कोर्ट पास कर दे द ऑर्डर, एक ऑर्डर निकालेगा कोर्ट, उसको बोलता है ऑर्डर ऑफ, लिखो एडजुडिकेशन, adjudication, the word adjudication बना जुडिकेशन, जुडिकेशन वर्ड इज फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी मतलब कोर्ट। एक इस ऑर्डर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। एक्चुअली दिस ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो बेसिकली याद रखना, अगर कोई पर्सन, इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर किसी पर्सन का अमाउंट ऑफ लायबिलिटी अमाउंट ऑफ असेट से ज्यादा हो जाए, तब वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो होने के बाद में कोर्ट उसके ऊपर एक ऑर्डर पास कर दे कि भैया इस वाले पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, तो उस केस में कोर्ट जब तक ऑर्डर पास नहीं करेगा बेटा, तब तक वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं कहलाएगा। बोलो याद रहेगी ये बात? हाँ, एक पति चार बीवी 12 बच्चे रोड पर। हाँ, अरे क्वेश्चन याद है तेरे को, वेरी गुड, नाइस बेटा। हाँ, तीन तीन बीवी, क्या करे बेटा? हाँ, घोर कलयुग है। जवाब दो मुझे। तो क्या मीनिंग क्लियर हो? वेरी गुड रिया, याद है, वेरी गुड कौशल, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ सर, बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ, आज नहाया नहीं बेटा, इसलिए अच्छा क्यूट लग रहा हूं मैं। जिस दिन नहाता हूं उस दिन क्यूट नहीं लगता। हाँ, और बोलो। बरसों से पानी से मोहब्बत छूटी हुई है बेटा। जवाब दो मुझे, इस बात का क्लियर हो गया? तो क्या बोला? इंसॉल्वेंट का मतलब डेट एसेट से ज्यादा, और कोर्ट ने कर दिया ऑर्डर पास, तभी वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा, अदरवाइज इंसॉल्वेंट नहीं कहलाएगा। तो ये तीन केसेस है गाइस, इन तीनों केसेस के अंदर ये तीन अगर होते हैं, तभी उस अनपेड सेलर के पास राइट टू रिटेन, राइट ऑफ लीन बनता है, और राइट ऑफ लीन नहीं बनता। बोलो क्लियर हो गया? तो मीनिंग क्लियर है कि राइट ऑफ लीन कब बनता है? बोलो हाँ या ना, डन 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 डन। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो 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 चलो, अब बात करते हैं कि राइट ऑफ लीन कब नहीं बनता, क्योंकि लोगों को लगता है जब मन करेंगे उठा लेंगे सामान, है ना। सेलर को ना गुंडागर्दी करता सेलर बोलता है कि जब मेरा मूड है तब उठा लूंगा। आंसर इज नो। उस कंडीशन में भी लॉ ने कुछ बातें बोली हैं क्लियरिटी से। तो लिखते हैं गाइस, इसी पार्ट, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ, ये राइट ऑफ लीन चल रहा है पूरा। तो हेडिंग बनाओ, लिखो, लिखो केसेस। कौन से केसेस? केसेस वेयर, वेयर नो राइट ऑफ लीन, वेयर द अनपेड सेलर, where the unpaid seller cannot retain the goods, जहां अनपेड सेलर गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता। मतलब ऐसे केसेस भी हैं, हाँ है ना। इट मींस इसी बात को मैं बोल सकता हूं एक्सेप्शंस ऑफ, क्या बोल सकता हूं? एक्सेप्शंस ऑफ नो, किसका? एक्सेप्शन ऑफ राइट ऑफ लीन।
मतलब ऐसे केसेस जहां पर आई कैन यूज द वर्ड इज एक्सेप्शन, कि वो कौन कौन से केसेस एक्सेप्शंस ऑफ राइट ऑफ लीन, वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर अनपेड सेलर ये वाला राइट नहीं रख पाएगा, गुड्स को रिटेन नहीं कर पाएगा। अरे वाह कौशल, वाह, अरे वाह बेटे, मजा आ गया। अरे बेटे मौज कर दी, बढ़िया। सर कोई शादी करके इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी बीवी के कोर्स ले। तू बेटा, तू ना भरा पड़ा अंदर से, शादी बेटा कुछ नहीं है, मत दिमाग लगा। सब मोह माया है बेटा, जिंदगी में सुख किसने पाया है ना? उसी ने पाया जिसने पैसा कमाया है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? सब मोह माया है, जिंदगी में सुख किसने पाया? उसी ने पाया जिसने पैसा कमाया। तो फोकस कर पैसा कमाने पे, समझ रहा? पढ़ाई करने फोकस करना लायक। बता कहाँ रास्ता भटक रहा तू। आओ, तो गाइस पहला वर्ड आता है हमारे पास में कि कौन कौन से वो केसेस है। ये तो क्लैरिटी है ना कि भाई कौन कौन से केसेस जहां पे राइट ऑफ लीन बनता है। अब आया केसेस कौन कौन से वो वाले केसेस है जहां पर अनपेड सेलर के पास में राइट ऑफ लीन नहीं रहता। नंबर 1 पे आते हैं। तो फर्स्ट लिखा, क्वेश्चन ने लिखा वही बात है, लिखो लिखो व्हेन द गुड्स रिपोजेस्ड, व्हेन द गुड्स लिखो रिपोजेस्ड। याद रखना, बहुत बार सेलर गलतियां करता है, डराता है आपको, तो याद रखना लो या तुम्हें हेल्प करेगा। व्हेन गुड्स रिपोजेस्ड मतलब होता है फॉर रिपेयर। आप अपने सामान को रिपेयर के लिए लेके गए थे, रिपेयर करवाने के लिए, और रिपेयर के टाइम पे बोला कब्जा कर लिया, नहीं दूंगा सामान, तो लोग कहता है नो राइट। रिपेयर के टाइम पर सेलर के पास ये राइट नहीं है, तो वो आपकी गुड्स को रिटेन कर पाए। तो लिखो व्हेन गुड्स रिपोजेस्ड आफ्टर सेल, सामान बिकने के बाद, रिपोजेस्ड आफ्टर सेल, सामान बिकने के बाद अगर रिपेयर के लिए सामान लेके गए थे, पॉसिबल होता है ना भैया कि मानो सोचो एग्जांपल के लिए, एक बार एग्जांपल दूं, सुनना। आपने एक एयर कंडीशनर परचेज किया था, सुनना, आपने एक एसी परचेज किया था। जब आप खरीदने गए थे तो आपने पूछा कितने रुपए का है, तो उसने बोला भाई साहब वैसे तो 70,000 रुपीज का है, 70,000 रुपए का है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, आपको 50,000 में मिल जाएगा। बोला ठीक है भैया, और तुमने वो ऑफर सुन के वो सामान ले लिया, ले लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद तुम्हें उस एसी में प्रॉब्लम आई और तुम उसको ठीक करने लेके गए वापस, तो वहां पर वो सेलर ये कह रहा है भैया सॉरी सॉरी सॉरी, वो भी उस टाइम ऑफर नहीं था, हमने गलती से ऑफर दे दिया आपको, तो अभी आपको सामान नहीं मिलेगा, पहले 20,000 रुपए और लेके आओ। जवाब दो, क्या उसके पास ये राइट बनता है कि क्या वो आपकी गुड्स को रिटेन कर पाए दोबारा से उस अमाउंट के लिए? वेरी गुड, अरे वाह कौशल, बहुत बढ़िया, नाइस बेटा। जवाब दो, जवाब दो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा राइट तो उसके पास में नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? वेरी गुड। नंबर 2 बी पार्ट लिखते हैं, लिखो फॉर अदर चार्जेस या फॉर चार्जेस अदर देन प्राइस, फॉर चार्जेस अदर देन प्राइस, बाकी किसी चार्ज के लिए, चार्जेस अदर देन प्राइस। याद रखना बेटा, जो प्राइस है ना, एक बात सुनना, अनपेड सेलर को जो राइट दिया गया है ना लीन वाला, वो सिर्फ उसी केस में दिया गया है जहां पर उसे पैसा नहीं मिला, मतलब उसकी गुड्स का जो मेन प्राइस था, जो मेन अमाउंट था, वो नहीं मिला, तब तो राइट बनता था। लेकिन सोचो, क्या गोडाउन चार्ज के लिए, पैकिंग चार्ज के लिए, इंस्टॉलेशन चार्ज के लिए अगर वो गुड्स को रिटेन करना चाहे, उसके पास ये राइट नहीं होता कि भाई मैंने सामान डिलीवर किया था, डिलीवरी चार्ज नहीं आया, नो राइट टू रिटेन। अरे मैंने इंस्टॉलेशन करवा के दिया था, चार्ज पैसा नहीं आया, नो राइट टू रिटेन। मतलब अगर आपका मेन प्राइस पे नहीं हुआ तो राइट था, लेकिन अगर आपने बाकी किसी चार्ज के बिहाफ पर, आपने बाकी किसी चार्ज के बिहाफ पर गुड्स को रिटेन करना चाहा, दैट मींस एग्जांपल के लिए गोडाउन चार्जेस, भाई गोडाउन के चार्ज थे, भाई सामान गोडाउन में रखा था उसके चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्ज कि सामान को इंस्टॉल करवाया था उसके चार्जेस, या पैकिंग के चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, तो अदर किसी चार्जेस के लिए ये राइट उसके पास में नहीं है, बाकी किसी चार्ज के लिए उसके पास ही राइट नहीं है कि वो आपकी गुड्स को रिटेन कर पाएगा। इस तो याद रखने की बात हमारे पास में कि आपके पास में बाकी किसी चार्ज के लिए उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो गुड्स को रिटेन कर पाए। बोलो क्लियर रहेगा? डन 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 डन, वेरी गुड कौशल, अभिषेक, रिया, वीर प्रताप, अदिति, स्टार उत्सव, बोलो बोलो बोलो, क्या यहां तक क्लियर है गाइस? ये दो पार्ट क्लियर रहेंगे कि किन किन केसेस में राइट ऑफ लीन नहीं होता।
क्योंकि एग्जामिनर कैन आस्क फ्रेम ए क्वेश्चन ऑन दिस कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। रिपोजेस आफ्टर सेल, दूसरा है आपके पास कौन सा, फॉर अदर चार्जेस। सर मेरे फोन में नेट क्यों नहीं चल रहा? बेटा तेरे पड़ोस की टावर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, पूछ ले, देख ले, पता कर। हाँ, वैलेंटाइन गया, पता नहीं कौन जाके बैठ गया। हाँ, कुवारों की संख्या वैसे बढ़ी हुई है बेटा। थर्ड लिखो, 1 2 3, थर्ड लिखते हैं, सी पार्ट लिखते हैं। अब लिखो सी, इसी का पार्ट चल रहा है। ये सारे वो केसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ राइट ऑफ लीन। तो थर्ड पे आते हैं, द सी पार्ट इज, लिखो बेटा, वेयर या द बायर व्हेन द बायर और हिज लॉफुल एजेंट या उसका ऑथोराइज एजेंट, बायर और हिज ऑथराइज नहीं, लॉफुल लिखते हैं, लॉफुल में लॉयर को बोलते हैं यहाँ पे। व्हेन द बायर और हिज लॉफुल एजेंट, बायर या उसके एजेंट ने, क्या लिखो कोमा, लॉफुली ऑब्टेन्स, लीगल तरीके से, लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजेशन ऑफ गुड्स, द पोजेशन ऑफ गुड्स, जहां पे बायर या उसके एजेंट ने लीगल तरीके से कंट्रोल लिया था। मतलब एग्जांपल के लिए, इसका कहने का मतलब क्या, समझना ध्यान से, समझना इस पॉइंट को क्या बोल रहा है। हाँ हाँ सर, 900 पर 1000 मींस, हाँ। संकेत वेलकम बेटा, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट आने लगा आज। सुनो एक बात बताओ मुझे, बायर अनपेड सेलर ने आपके गुड्स को अपने पास रिटेन कर लिया, एक बार कर लिया, सोचो कर लिया, ठीक है, और तुमने बाद में बीइंग ए बायर तुम उसको कोर्ट में ले गए, और कोर्ट में जाके तुमने या आपके लॉयर ने, आपके एजेंट ने लीगल तरीके से कोर्ट से उस गुड्स का पोजीशन अपने पास ले लिया उस सेलर से। एग्जांपल मैंने दिया ना आपको कि 70,000 की बात थी, 50 में सामान बेचा था, बाद में बाकी 20 मांग रहा है, तुमने देने से मना किया, उसने गुड्स को उठवा लिया, तो तुमने केस डाल दिया, और तुमने केस डाल के सामान वापस ले लिया। अब बताओ क्या दोबारा से वो अनपेड सेलर चाहे कि तुम्हारी गुड्स को दोबारा रिटेन कर ले, कर सकता है क्या? बताओ। अब वो तो भैया बेशर्मी पे आ गया, तो क्या करोगे? वो दोबारा सामान उठा के ले गया तुम्हारा, चलता रहेगा फिर तो खेम, खत्म ही नहीं होगा। तो लो बताओ, लो ने क्या ये हक दिया है कि एक बार अगर बायर या उसका लॉफुल एजेंट लॉफुल तरीके से, लीगल तरीके से गुड्स का पोजीशन अगर ऑब्टेन कर ले, तो क्या बाद में वो उसको दोबारा रिटेन कर सकता है? आंसर इज नो 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 नो, नहीं कर सकता। बोलो याद रहेगी? चले, ओ 1500 तुम नालायक को पढ़ लो यहाँ पे, हाँ लगे हो आपस में, 100, 1000, 1000 क्या हुआ, नालायक हो। डी पॉइंट लिखो, डी इज इंपॉर्टेंट वन, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इसको मैं, क्योंकि सुनना ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चन, तुम ये मत सोचना, एक बात और सुन लो, ये मत सोचना बेटा कि ये जो प्रोविजन लिख रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन यूं पूछेगा कि बताओ भैया एक्सेप्शन कौन सी है राइट ऑफ लीन की, बताओ भैया राइट ऑफ लीन क्या होता है। नहीं पूछेगा मेरे भाई, नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपको एक केस स्टडी बना के देगा, वो आपको एक पूरी स्टोरी बना के देगा, और वो स्टोरी इनमें से किसी ना किसी एक पॉइंट से कनेक्ट हो रही होगी, सबसे नहीं, वो स्टोरी आपके किसी भी एक पार्ट से कनेक्ट हो रही होगी। एग्जांपल जैसे मान लो ये प्रोविजन था, ये प्रोविजंस है जहां पे आपको कहानी में दिख रहा होगा कि बायर कोर्ट में जाके अपनी पोजीशन लेके आ गया और सेलर दोबारा रिटर्न करना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यू हैव टू डिसाइड कि विच प्रोविजन टू बी राइट विच प्रोविजन टू बी रिटन इन द आंसर, कौन सा प्रोविजन आपको लिखना होगा आंसर के अंदर। अभिषेक सी रिपीट कर रहा हूं बेटा, अभिषेक सी पॉइंट ये कह रहा है बेटा कि नॉर्मली बात समझना, अगर किसी अनपेड सेलर ने, किसी एग्जाम्पल मेरी बात कर लेता हूं, समझना, मैंने तुम्हें कोई सामान बेचा था बेटा, ठीक है, समझना, अभिषेक और मेरी बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। लेट मी टेल यू एग्जांपल, लो एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या हुआ बेटा, मैं हूं कौन, ये कौन है, सेलर, सेलर ने किसी को सामान, बायर मतलब बायर को सामान बेचा था, सुनना, सुनो सुनो सुनो, कहानी सुनो, रिप्लाई करना फिर मुझे। क्या बेच रहा, सेलर ने इस बायर को, सेलर ने इस बायर को क्या किया था, एक एयर कंडीशनर, एक एसी बेचा था बेटा, एसी बेचा था जिसकी एमआरपी थी, मार्केट प्राइस था 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए, लेकिन आपको मैंने एक ऑफर प्राइस दिया था, एंड द ऑफर प्राइस वाज 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए का ऑफर प्राइस दिया था। होता भी है, लोग देते भी ऑफर।
अब हुआ क्या, बायर ने 50,000 रुपए देके, 50,000 रुपीज देके मुझसे वो एयर कंडीशनर परचेज कर लिया था। परचेज कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, एक दिन सेलर को याद आया, अरे यार जो मैंने एसी बेचा था एक्चुअली उस पे ऑफर था ही नहीं, उस पे ऑफर था ही नहीं, तो मेरे भैया इससे 20,000 रुपए बनते हैं, 20,000 बनते हैं एग्जाम्पल के लिए। वो सोच के बैठा, उसने इसको बोला भैया मेरे 20,000 वापस दे, गैप वापस दे। वो बोला भैया कैसी बात कर रहे हो, आपने ऑफर प्राइस दिया था। ये इनका झगड़ा हो गया आपस में कि ऑफर था ही नहीं, गलती से दे दिया, कुछ भी था। बट बायर बोला कोई पैसा नहीं है मेरे पास में। और सेलर ने क्या किया, सेलर ने खुद को अनपेड सेलर मान के जो एसी था, जो एयर कंडीशनर था, वो उठवा लिया उसके घर से। कुछ लोग भेज के बोला उठा के लेके आओ एसी, देख लेंगे एसी। उसने वापस वो एसी उठवा के मंगवा लिया। अब हुआ क्या, इस बात पे गुस्सा गुस्सा हुआ, बाहर चला गया कोर्ट में, बाहर चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाके लीगल तरीके से कोर्ट में जाके उसने केस फाइल कर दिया इसके ऊपर, शूट डाल दिया, केस डाल दिया। और केस में जजमेंट ये पास हुआ कि भैया सिंपल सी बात, बीइंग ए सेलर आपने जो ऑफर दिया था आपके पास ये राइट नहीं है, और ये एसी वापस आप बायर को दे दो। और कोर्ट ने लीगल तरीके से एसी एयर कंडीशनर बायर को दिलवा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, कहानी बनती है। तो क्या हुआ, एसी वापस दिलवा दिया। अब ये बात खत्म हो गई ना एज पर यू तो। लेकिन ये भाई साहब जिद्दी निकला, कह रहा नहीं नहीं नहीं, मेरा पैसा नहीं मिला, मैं तो अब भी अनपेड ही हूं। तो क्या किया इसने, दोबारा से, अगर ये दोबारा से तुम बताना, अगर ये दोबारा से उस एयर कंडीशनर को रिटेन करना चाहे तो क्या बताओ, जब कोर्ट इसके फेवर में बोल चुका है उसके बाद भी अगर वो चाहे कि मैं उस एयर कंडीशनर को दोबारा पोजीशन में ले लूं, तो क्या ये राइट है उसके पास? बताओ बताओ, क्या ये वाला राइट कोर्ट ने उसे दिया, दैट राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स अगेन? अब मिला आंसर? वेरी गुड अभिषेक, कौशल, अब क्लियर है सर। वेरी गुड आद्या, शाबाश। संकेत, रिया, बोलो बोलो बोलो। सारस्वत झा जी वेलकम। अदिति, नो 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 नो, नहीं है आंसर। एग्जैक्टली बेटा, समझ में आ गया? तो यही बात था, लीगली अगर पोजीशन ले ली तो दोबारा राइट नहीं बनता बेटा। डन है? आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं, लिखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या लिखते हैं, अब यही चल रहा है, ये सारे अलग अलग, एक बात ध्यान रखना, इन सारे प्रोविजन को बेटा सेपरेटली याद रखना, कि अगर एक्सेप्शन पढ़ रहे हो तो प्रोविजन 1, प्रोविजन 2, प्रोविजन 3, प्रोविजन 4 मिक्स मत करना। कि एक काम करते हैं, 5 दिए 4 याद कर लेते हैं, और 5 में क्वेश्चन आया ना एग्जाम में तो 4 किसी काम के नहीं, ध्यान रखना। लॉ की सबसे बड़ी टेक्निकलिटी यही है, यहां पर क्वेश्चन यू नहीं पूछता कि एक्सप्लेन 5 रूल इन 4 रूल्स, ऐसे नहीं पूछता। जो प्रोविजन में लिखवा रहा हूं उनको सेपरेटली आपको याद रखना होगा। हाँ सर, समझाने में समझने में मजा आता है, लिखने में बता क्या करूं तेरा, मैं बताना लायक। एग्जाम में काम करियो बेटा, जब एग्जामिनर बोले ना, हालांकि तेरा तो मुझे पता है एमसीक्यू पार्ट है, बट सोचो अब ये बच्चा, कोई वो बच्चा बात बोले जिसका पेपर सब्जेक्टिव है, वो बोला एग्जामिनर को सॉरी सर मुझे एग्जाम में बस बोलना आता है, आप एक काम करो पेपर में लिख नहीं सकता, मां अज्यूम कर लो पेपर मैंने लिख दिया, है ना लायक, है ना? सोच क्या होगी हालत उसकी। वो कहते ना, बच्चे कहते हैं अरे फेल ही करना तो पेपर लेते क्यों है, वही वाले बच्चे होते हैं फिर वो। सुनो, डी पार्ट गाइस, डी पार्ट। नेक्स्ट इज, लिखो कौन सा ऑप्शन है, लिखो जहां पर राइट ऑफ इन खत्म हो जाएगा। लिखो वेयर, लिखो वेयर द सेलर, वेयर द सेलर, लिखो वेव, WAIVE, वेव मतलब बोलते हैं बेटा रैमिट। सर एक तो समझ में, दूसरा वर्ड डाल दिया आपने बेटा। वेव और रैमिट का मतलब होता है हटा देना या समाप्त कर देना, हटा देना, या आई कैन यूज दी वर्ड समाप्त कर देना। जहां पर सेलर वेव कर दे, क्या वेव कर दे, लिखो द राइट ऑफ लीन, द राइट ऑफ लीन। सर ऐसा क्यों करेगा, वो बेवकूफ थोड़ी है, दिखाता हूं कैसे करता है वो। जहां पर सेलर अपने हाथों से, अपनी मर्जी से बायर के गुड्स पे लगे हुए राइट ऑफ लीन को खत्म कर दे। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल के लिए कैसे सर, कैसे, बाय एक्सटेंडिंग द टाइम पीरियड, कौन सा, बाय एक्सटेंडिंग, बढ़ाकर, द क्रेडिट टाइम पीरियड। सोचो जो तुम्हें टाइम दिया गया था उधार का, उस टाइम पीरियड को सेलर ने और बढ़ा दिया कि ठीक है भैया तू और ले ले टाइम। तो सोच के देखो बेटा,
ऑलरेडी तुम्हारा सामान क्रेडिट पे था, ऑलरेडी तुम्हें 6 महीने मिले हुए थे। एग्जांपल सुनना, बता एग्जांपल दे रहा हूं। किसी बायर को 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया था, किसी बायर को 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया था कि 6 महीने का समय है तुम्हारे पास में, 6 महीने पेमेंट कर देना। बोला ठीक है। अब 6 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाया और बायर सेलर के पास आके बोला, भाई साहब पैसे नहीं है मेरे पास में, पॉकेट खाली हो गई मेरी, तो मुझे 2 महीने का समय और दे दो पैसा देने के लिए। सोचो सेलर ने अगर उसे 2 महीने का टाइम और दे दिया, इवन आफ्टर 6 मंथ्स, जवाब दो, जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड उस सेलर ने 2 महीने का उसे दिया बायर को पेमेंट करने के लिए, क्या उस 2 महीने में सेलर एक बार टाइम बढ़ाने के बाद, क्या उस 2 महीने में वो गुड्स की पोजीशन को रिटेन करने का राइट रखता है? जवाब दो, हाँ या ना। कुनल, अरे वाह बेटे, मिस्टर खनल, नो सर, डिलीवरी के क्या, हाँ जवाब दो। आई से भी लगे, मुझे भी मार्क्स काटने में मजा आता है, मार्क्स देने में नहीं नलायक। अभिषेक बेटा, अभी लोअर मैच चल रहा है, वाइट रिक्वायर्ड, तो ठीक है वो क्लास चालू हो जाएंगे, सर लेंगे फिर, है ना। ओके ओके ओके, बताओ बताओ। नो 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 नो, नहीं गुरुजी नहीं। समझ में आया मीनिंग? तो कहने का मतलब क्या है, नहीं बनेगा ना भाई, जब तूने खुद अपने हाथों से अपने राइट का गला दबा दिया, खुद अपने हाथों से अपने राइट ऑफ लीन को खत्म कर दिया टाइम बढ़ाकर, तो टाइम बढ़े हुए टाइम पीरियड में तेरे पास राइट नहीं है भाई, नहीं है राइट तेरे पास में कि तू राइट ऑफ लीन कर पाए। बोलो क्लियर हुआ? यस तौशिफ, यस 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 क्लियर है, समझ कि नहीं? बोलो भैया, डन डन डन। तो 1 2 3 4 ए बी सी डी, डी हो गया, एक और लिखे, एक और लिखवाता हूं, ठीक है। फिर ये राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा। देख रहे हो, राइट ऑफ लीन चालू हुआ, चालू हुआ, कहां गया ये रहा, चालू हुआ। राइट ऑफ लीन क्या होता है, कौन कौन से केसेस में होता है राइट ऑफ लीन, कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता, ये पूरा राइट ऑफ लीन है गाइस, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। बोलो क्लियर है? चल चल, हाँ समझ गए सर, समझ गए। तो लिखते हैं, एक और लिखो, डी के बाद लिखते हैं ई, ई फॉर ई फॉर ई, ई फॉर क्या होता है, लिखो लिखो, इन केस ऑफ, नोट करो, इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, लिखो, द अनपेड सेलर, the unpaid seller cannot retain, the unpaid seller cannot retain the whole goods, the whole goods। सुनना बेटा भाई ध्यान से, एक बात पूछूंगा, रिप्लाई करना, ठीक है। आई एम गिविंग एग्जांपल हियर, लेट्स सपोज, एग्जांपल ही क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, जब मैं एग्जांपल बोलता हूं समझ लो तुम्हारे लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। सुनो भाई लोगों, कहानी सीधी स्पष्ट है। यहां पर एक सेलर है, आई एम जस्ट टेकिंग क्वेश्चन, और मैं, मुझे आप सब लोगों से रिप्लाई चाहिए, ठीक है, जवाब देना। ये इस पर्सन का नाम है बेटा नथु, क्या नाम है? नथु राम। तो नथु राम कौन है? एक सेलर है बेटा, नथु राम एक सेलर है। क्या करता है ये मिठाई वाला है बेटा, स्वीट शॉप है इसकी, बहुत बड़ा मिठाई वाला स्वीट शॉप, ठीक है, हलवाई है बेचारा। अब नथु राम की बड़ी ब्रांड चलती है, हलवाई है बेटा, मिठाइयां बेचता है, ठीक है। अपेक्षा शर्मा, हेलो सर आई एम न्यू, कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू, रंग में मिल जाओ बेटा, घुल जाओ, चलो हाँ चलते हैं, समझते हैं यहीं से। तो क्या हुआ, अपेक्षा रिप्लाई कर रहे हैं इसका भी, ठीक है। तो नथु राम जो एक सेलर है, उसकी एक स्ट्रीट शॉप है। क्या हुआ, एक दिन एक बायर ने, एक पर्सन था, उसे अपने घर के लिए मिठाइयां चाहिए थी। रिप्लाई करना, यहाँ कौन है, इसका नाम कौन है, नाम बताओ, नाम क्या निकाले इसका, वो तो नथु राम हो गया, इसका नाम क्या निकाले, इसका नाम जो लड़की निकाले, लिखो ज्वाला देवी है, ये कैसा नाम हुआ, हाँ बेटा ऐसा ही नाम है, इसका नाम क्या है, ज्वाला, है ना, ज्वाला देवी। सर नाम भी कहां से, पता नहीं बेटा कहां से नाम आ गया, मुझे नहीं पता। सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक बेटा अभी कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा बेटा, बात करते हैं सर से। सुनो 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 सुनो, तो बेटा बायर का नाम है ज्वाला देवी, सुनना, और यहाँ कौन है, नथु राम हलवाई। कहानी में ट्विस्ट सुनना, प्लीज मुझे रिप्लाई देना, ठीक है। ज्वाला देवी ने नथु राम को करीबन 100 kg, 100 किलो
100 kg काजू कतली, मिठाई होती है ना काजू कतली, हाँ, 100 kg काजू कतली का ऑर्डर दिया। ज्वाला देवी ने नथुराम को 100 kg काजू कतली का ऑर्डर दिया था। तो हुआ क्या, जिसके प्राइस अकॉर्डिंग बना करीबन, बोला भैया काम करो, हिसाब से बनाओ, तो भैया 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए की टोटल पेमेंट बनती थी। 60,000 रुपए की टोटल पेमेंट बनती थी, किसकी, मिठाई की। जिसके बदले में क्या किया, ज्वाला देवी ने 30,000 रुपए 30,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है। और बाकी बचा कितना, रिमेनिंग 30,000 बचा हुआ था, ठीक है। अब हुआ क्या, जवाब देना। नथुराम नथुराम ने वो सामान पैक करवा के इनकी शॉप पर, इसकी भी शॉप है बेचारी, बेचती थी अभी, तो इसकी शॉप पर भिजवा दिया। क्या किया, नथुराम ने 100 kg काजू कतली में से क्या किया, आधा पैसा आया था, हाफ पैसा आया था, तो आधा सामान 50 kg काजू कतली भिजवा दी बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब नथुराम पैसा मांगने लगा कि लाओ मैडम आपका पैसा पेंडिंग चल रहा है, आपने पैसा पूरा नहीं दिया, प्राइस पूरा नहीं दिया, है ना, हंसने वाला लायक, सुनो काजू कतली फोकस मत करो, क्वेश्चन फोकस करना लायक, सुनो तुम कैसी कैसी बातें सुनो। अब आधा पैसा बचा हुआ बेटे, 30,000 नहीं मिला उसको, तो ये कह रहा हूं मैं तो भैया अनपेड सेलर हूं, अनपेड सेलर। अब बताओ, ये बोलेगा ना ये तो कि मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिला। तो इसने पैसा मांगा और ज्वाला देवी ने बोला सॉरी भाई साहब, हमें नहीं चाहिए, आप इतना पीछे पड़ रहे हो, पैसा वैसा नहीं हमारे पास में, आपको 30,000 रुपए दिए थे मैंने, 30 के हिसाब से 50 किलो बनती है, मेरे पास में आ गई। अब नथुराम तो जिद पेड़ा पड़ा, नहीं भाई साहब, वो तो 50 किलो मिठाई है, मैं वो भी रिटेन करूंगा, क्योंकि आपने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया, आपने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया, आपने मुझे पार्ट मनी दिया है। जवाब दो बेटा, अगर पार्ट डिलीवरी हुई है, जितना का सामान, जितने का पैसा आ गया, उतने का सामान चला गया, तो क्या जो पार्ट डिलीवरी है उस वाली गुड्स को अनपेड सेलर रिटेन करने का राइट रखता है क्या? जवाब दो। बता, हंस रहे नालायक सारे के सारे, बताओ क्या करूं? हंसी की बात है यहाँ पे, यहाँ मिठाइयां बढ़ गई, तुम्हें हंसी आ रही नालायक को? बताओ तो, बताओ क्या यहाँ पर ये राइट उसके पास में है कि वो पार्ट डिलीवरी के बदले में उसका सामान रिटर्न कर ले? नो 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 नो। समझ में आया क्या पॉइंट था? तो लोग कहता है भैया अगर पैसा जितना आ गया उतना सामान दे दिया तो आपके पास ये राइट नहीं है। और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन था ऑयल के ऊपर, कि जितने का ऑयल था उतना पैसा आ गया तो उतने का अमाउंट वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? डन 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 डन। हाँ अभिषेक बेटा, प्रूफ वाली जितनी भी केसेस के अंदर जितनी भी प्रूफ की बातें होती है वो सारे सिविल प्रोसीजर में आती है, सिविल उसमें आती है, ध्यान रहेगा। केस की जितनी भी बातें वो सारी सिविल पार्ट में आती है, तो हम सिविल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस लॉ में प्रूफ की बात नहीं आएगी, आप बस ये पूछ सकते हो कि हाँ भी क्या हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? उसकी खराब, अरे बेटा हलवाई है, कहां जाएगी, खराब कहां होगी बता? हलवाई है बेटा, उसने बनाया ही नहीं। अपेक्षा ये प्रोफेशनल है। हाँ ये वेरी गुड, नाइस। तो ये था गाइस एक्सेप्शंस ऑफ राइट ऑफ लीन। समझ में आया? बोलो यस सर नो। डन 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 डन। क्लैरिटी है? तो आज इसमें इतना ही करेंगे, कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। राइट ऑफ लीन पूरा हो गया, कल हम पढ़ेंगे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट अगेंस्ट द बायर, रीसेल वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। तो कल ये पार्ट पूरा खत्म करेंगे, आज इतना ही करेंगे। गाना गाओ और जाओ। कौन सा गाना? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।